वो बात करेंगे उसके डेरिवेशंस की। स्पेशली किसी भी स्प्रिंग में, चाहे वो लिमिटेड हो या आपकी हेलिकल स्प्रिंग हो, दोनों ही टाइप की स्प्रिंग में आपको सिर्फ और सिर्फ दो चीज फाइंड करनी है। एक फाइंड करना है आपको उसमें स्ट्रेस इंड्यूस्ड, और दूसरा फाइंड करना है आपको उसमें कि कितना अमाउंट वो आपका डिफ्लेक्ट होगी लोड आप जब उस पर अप्लाई करोगे तब। ओके, सो टुडे I am going to describe that to determine stress induced in laminated spring. तो laminated spring आपका ये होता है, इसमें हम लोग जानते हैं कि हमारा टोटल लेंथ कितना है, L दिया हुआ है, और laminated spring आपका जो वर्क करता है वो as like a simple supported beam की तरह काम करता है। ठीक है, simple supported beam, इसलिए आप देख पा रहे होंगे इसे, that is L/2, that is L/2, W/2, W/2 and then W. ठीक है, first of all we have to determine the value of bending moment through this simple supported beam. So what will be value of bending moment? क्या होगा बेटा वैल्यू? आप क्या करोगे, सबसे पहले आप इसका बेंडिंग मोमेंट फाइंड करोगे। तो ये आपने पॉइंट मान लिया कि ये A पॉइंट है, ये C पॉइंट है और ये आपका B पॉइंट है। सिमिलरली आपका ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है और ये C पॉइंट है। ठीक है, ये है यहाँ पे, कोई दिक्कत किसी को नहीं ना? तो हम यहाँ पर जब इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएंगे, तो बेंडिंग मोमेंट जब आप इसका निकालते हो, बेंडिंग मोमेंट जब आप निकालोगे इसका, तो हम निकालेंगे कौन सा वाला, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। क्या निकालेंगे यहाँ पर हम? मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आपका इस सिंपल सपोर्टेड बीम के लिए जैसी कंडीशन में आपको दिया हुआ है कि यहाँ डब्ल्यू लोड अप्लाई कर रखा है मैंने, और यहाँ पर आपका W/2 है, वहां W/2 आपका दिया हुआ है। तो अब मेरा यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू क्या होगा, कहाँ मैक्सिमम होगा? पॉइंट सी पर होगा मैक्सिमम। डेफिनेटली आप जानते हो सेंटर पे आपका मैक्सिमम होता है, सिंपल सपोर्टेड बीम है तो। ठीक है, और आपने इसमें पॉइंट लोड लगा रखा है, तो कहाँ होगा? सेंटर पे आपका मैक्सिमम वैल्यू होगी बेंडिंग मोमेंट की। तो वो क्या होगी? बेंडिंग मोमेंट ऑन सी, हम बात कर रहे हैं सी पॉइंट की, तो BMC विल बी इक्वल टू W/2, ये फोर्स W/2, ठीक है, इनटू डिस्टेंस कितना, L/2 इनटू L/2, इट विल बी WL/4। WL/4 ये होगा आपका, ये आपका बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू होगा इस टोटल स्प्रिंग के लिए। ठीक है, मगर हियर वी आर यूजिंग n नंबर ऑफ स्ट्रिप्स इन दिस स्प्रिंग। मैं यहाँ पर n नंबर ऑफ लीड्स यूज कर रहा हूँ, n नंबर ऑफ आपका स्प्रिंग्स यूज कर रहा हूँ। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना है आपको, यहाँ हम लोग क्या करेंगे, अब आपको मालूम है कि n क्या है आपका, नंबर ऑफ स्ट्रिप्स है। तो नंबर ऑफ स्ट्रिप्स के हिसाब से मैं यदि बात करूं तो आपका बेंडिंग मूवमेंट इन ईच लीड मतलब स्ट्रिप will be equal to n equal to WL/4 into n। क्या होगा? WL/4n होगा। क्यों? क्योंकि मैं नंबर ऑफ स्ट्रिप्स से इसमें डिवाइड कर दूंगा। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट जो मैंने निकाला है, उस मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की जो वैल्यू आपकी है वो किसके लिए है? इस टोटल स्प्रिंग के लिए है। इसमें आपकी नंबर ऑफ स्ट्रिप्स आपने यूज कर रखी है। मैं यदि बात करूंगा कि एक स्ट्रिप में कितना होगा, तो मैं क्या करूंगा, टोटल में डिवाइड कर दूंगा n का, टोटल में डिवाइड कर दूंगा किसका? n का। तो मुझे मिल जाएगा कि हमारी एक स्ट्रिप में कितना बेंडिंग मोमेंट अप्लाई हो रहा है। ठीक है, उसके बाद में बात करूंगा आपका डायमेंशंस ऑफ स्ट्रिप की। तो डायमेंशंस ऑफ स्ट्रिप में मैंने आपको कल बताया हुआ था कि हमारा यदि कोई स्ट्रिप है, तो हम जो स्ट्रिप यूज कर रहे हैं वो कैसा यूज कर रहे हैं, जिसका आपका ये लेंथ है कोई, ये आपका लेंथ हो गया L लेंथ आपका, ये मान लीजिए
ये इसका टी है थिकनेस, और ये इसका विड्थ है। ये इसका थिकनेस है और ये इसका विड्थ है। ठीक है, ये आपका विड्थ है। तो इस स्ट्रिप के लिए डायमेंशंस आपको यहां लिखने पड़ेंगे कि L द लेंथ ऑफ स्ट्रिप, ठीक है, B इक्वल टू विड्थ ऑफ स्ट्रिप, एंड T इक्वल टू थिकनेस ऑफ स्ट्रिप। ठीक है, थिकनेस ऑफ स्ट्रिप। अब देखिए मैं बात कर रहा हूं इसकी स्ट्रेस इंड्यूस्ड इन लैमिनेटेड स्प्रिंग। तो स्ट्रेस फाइंड करने के लिए मेरे पास जो फॉर्मूला होगा, हम जानते हैं कि यहाँ पर जो आपका ये स्प्रिंग है, जो लैमिनेटेड स्प्रिंग है, वो वर्क करता है एज लाइक अ बीम, एज लाइक अ सिंपल सपोर्टेड बीम, एज लाइक अ सिंपल सपोर्टेड बीम। So here we have to find out the value of bending moment. So आपने फाइंड कर लिया है, ठीक है, आपने ये भी फाइंड कर लिया कि हर एक स्ट्रिप में कितना आपका बेंडिंग मोमेंट होगा। तो अब आपको जो फाइंड करना है वो ये फाइंड करना है कि हर एक स्ट्रिप में कितना बेंडिंग स्ट्रेस होगा। ठीक है ना, क्योंकि मेरा मोटो क्या है, टू डिटरमाइन स्ट्रेस इंड्यूस्ड इन लैमिनेटेड स्प्रिंग। सो हियर वी कैन इजीली फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ लैमिनेटेड स्प्रिंग के अंदर हमारा कितना स्ट्रेस प्रोड्यूस हो रहा है, कितना बेंडिंग स्ट्रेस प्रोड्यूस हो रहा है, उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो उसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला था, दैट इज बेंडिंग इक्वेशन। सो नाउ फ्रॉम बेंडिंग इक्वेशन, बेंडिंग इक्वेशन, तो बेंडिंग इक्वेशन सभी लोगों को शायद याद होगा। आप लोग बेंडिंग इक्वेशन आपको यदि याद है तो आप एक बार चैट बॉक्स में अपना लिख के बता दीजिए मेरे को कि बेंडिंग इक्वेशन सर ये वाला था। जिन लोगों को बेंडिंग इक्वेशन याद है वो अपना चैट बॉक्स में लिख दीजिए एक बार, बेंडिंग इक्वेशन क्या था, बेंडिंग इक्वेशन क्या था वो लिख दीजिए एक बार। चलिए बताइए। इट इज m अपॉन I इक्वल टू FB अपॉन Y इक्वल टू E अपॉन R। ठीक है, हियर यू नो दैट m इज, व्हाट इज n, m क्या है आपका, m यहां पर क्या है आपका, m आपका है यहां पर बेंडिंग मोमेंट। ठीक है, क्या आपका बेंडिंग मोमेंट है, आपका बेंडिंग मोमेंट है आपका। ठीक है, FB क्या है आपका, FB आपका क्या है, बेंडिंग स्ट्रेस है। तो आपको अभी जो रिलेशन फाइंड करना है वो सिर्फ बेंडिंग मोमेंट और बेंडिंग स्ट्रेस के लिए फाइंड करना है। तो हियर हम क्या करेंगे, E अपॉन R को यहां से अभी यूज नहीं करेंगे। ठीक है, E अपॉन R का यूज यहां पर हम अभी नहीं करेंगे। सो तो क्या होगा, देन फ्रॉम m अपॉन I इक्वल टू FB अपॉन Y, तो यहां से मुझे क्या निकालना है, मुझे यहां से FB का वैल्यू फाइंड करना है। FB मतलब बेंडिंग स्ट्रेस का वैल्यू फाइंड करना है। FB क्या हो जाएगा, FB विल बी m into Y अपॉन I। यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो मुझसे पूछ सकते हो आप। यहां तक किसी को कोई डाउट है, इस इक्वेशन को मैंने FB इक्वल टू my अपॉन I क्यों कर दिया, तो आप लोग पूछ सकते हो, अदरवाइज चैट बॉक्स में आप लिख दीजिए यस। जिसको डाउट नहीं है वो अपना चैट बॉक्स में यस सर लिख सकता है। स्टूडेंट्स, एम आई ऑडिबल और नॉट, आवाज आ रहा है ना आपके पास? ओके, यस सर। ओके ओके ठीक है, ओके। सो अभी क्या करना है आपको, अभी यहाँ पर आराम से अपना वैल्यू फाइंड करना है, किसका, बेंडिंग स्ट्रेस का। ठीक है, FB क्या है आपका, बेंडिंग स्ट्रेस है।
एफ बी क्या आपका बेंडिंग स्ट्रेस है। ये अब मैं यहाँ पर बेंडिंग स्ट्रेस, ठीक है। तो अब यहाँ एफ बी के लिए मुझे क्या क्या चाहिए, मुझे चाहिए एम का वैल्यू। एम का वैल्यू अपने आपने अभी निकाला, क्या था आपका एम का वैल्यू, लिख दीजिए क्वेश्चन नंबर ए लिख दीजिए। तो ये एम का वैल्यू क्या था आपका, एम का वैल्यू था एम इक्वल टू डब्ल्यू एल बाई 4n। तो मैं यहाँ पर एम की जगह रिप्लेस कर दूं डब्ल्यू एल बाई 4n, से कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए ना। तो मैं ऐसे लिख देता हूँ डब्ल्यू एल बाई 4n, एम का लिखा है मैंने अभी। उसके बाद वाई, वाई क्या होता है कि जो हम क्रॉस सेक्शन यूज कर रहे हैं इस स्ट्रिप का, जो क्रॉस सेक्शन हम यूज कर रहे हैं स्ट्रिप का, वो कौन सा होगा, वो ये वाला होगा, ये b इंटू टी, बी ये वाला b, ठीक है। और इसका ये थिकनेस t, इसका थिकनेस t, ये इसका क्या होगा, क्रॉस सेक्शन होगा, ठीक है। क्रॉस सेक्शन ऑफ स्ट्रिप, क्रॉस सेक्शन ऑफ स्ट्रिप। तो अब इस क्रॉस सेक्शन ऑफ स्ट्रिप का देखिए आप, तो इसका आपको y का वैल्यू क्या होगा, y होता है आपका मैक्सिमम कॉर्नर डिस्टेंस। तो ये सेंटर लाइन जैसे निकालोगे आप, इसका सेंटर निकालोगे, तो इसके सेंटर से मतलब इस सेंटर से ये वाली हाफ डिस्टेंस ये वाली, वो क्या होगी, y होगी। y मतलब यहाँ पर होगा t/2 इक्वल टू y, t/2 इक्वल टू क्या होगा आपका, y होगा। तो यहाँ पर m रख दिया मैंने, y का वैल्यू क्या होगा t/2, तो t/2 डिवाइड बाय, अब यहाँ आता है I का वैल्यू। तो I का वैल्यू मतलब मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। I क्या है मेरा, I क्या होता है मेरा, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये आपका क्या है, रेक्टेंगुलर शेप है। तो रेक्टेंगुलर शेप के लिए मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या बनेगा आपका, इट विल बी I इक्वल टू बी टी क्यू अपॉन 12, ठीक है ना, बी टी क्यू अपॉन 12, वी डी क्यू अपॉन 12 होता है ना रेक्टेंगल का, वी डी क्यू अपॉन 12 होता है ना। तो डी की जगह मैंने क्या यूज कर रखा है, यहाँ पर थिकनेस यूज कर रखा है, तो इट विल बी बी टी क्यू अपॉन 12। तो मैं यहाँ पर आराम से आई की वैल्यू बी टी क्यू अपॉन 12 रख दूंगा, ठीक है ना, क्या रख दूंगा, बी टी क्यू अपॉन 12 रख दूंगा। तो आपका ये आंसर आ जाएगा बी टी क्यू अपॉन 12। अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए, यहां से आपको ये अभी सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए देखिए, ये t से आपका t गया यहाँ 2 टाइम्स, ठीक है। 12 से आपका ये चला जाएगा 4 3 टाइम्स, ठीक है। और कुछ बच रहा है क्या, नहीं ना। तो अंदर वाले टर्म को अंदर गुणा कर दो और बाहर वाले को बाहर गुणा कर दो, ठीक है। आप जानते होंगे, जैसे ये तो आप जानते ही होंगे सब लोग। तो क्या हो जाएगा आपका, ये 3 आपको ऊपर पहुंच जाएगा, तो ये हो जाएगा 3WL अपॉन 2NBT स्क्वायर, NBT स्क्वायर। ये क्या हुआ आपका, FB का वैल्यू हुआ, बेंडिंग स्ट्रेस का वैल्यू हुआ, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए इसे, दैट इज स्ट्रेस इंड्यूस्ड in स्ट्रिप। एक स्ट्रिप में आपको कितनी स्ट्रेस इंड्यूस हो रही है, उसका वैल्यू क्या होगा आपका, FB इक्वल टू 3/2 WL अपॉन NBT स्क्वायर, ठीक है। तो ये नोट कर लीजिए, ये आपका क्या हुआ, बेंडिंग मतलब बेंडिंग इक्वेशन के थ्रू आपने फाइंड कर लिया यहां से कितना आपका बेंडिंग स्ट्रेस होगा, वो उसकी वैल्यू, ठीक है बेटा। तो नोट कर लीजिए इसे बेटा, सब लोग, सभी लोग इसे नोट कर लीजिए, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, आपके स्क्रीन पे आ रहा हो तो प्रॉपर्ली यदि आ रहा है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। हाँ बेटा, स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोग सब इसका। सर सामने से हटो सर साइड हो जाओ। ओके ओके ओके।
अभी ले लीजिए। ये सब स्क्रीन पे प्ले हो रहा है ना ऑटोमेटिकली, ऐसा तो नहीं है कि आपको स्लाइड करके देखना पड़ रहा हो? हाँ ऐसा सर, नहीं है नहीं ना? नहीं नहीं। ओके ठीक है, वही बस एक बार करेक्ट कर रहा था कि ऐसा ना हो कि आपको कहीं वो स्लाइड करके देखना पड़ रहा हो। तो ये मैंने जो डेरिवेशन किया है, ये किया है मैं किसके लिए? सेमी इलिप्टिकल स्प्रिंग के लिए। किसके लिए किया है? सेमी इलिप्टिकल स्प्रिंग के लिए क्या हुआ है, ये चीज नोट जरूर कर लेना। फॉर सेमी इलिप्टिकल स्प्रिंग, चाहो तो दोबारा से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ओके, नेक्स्ट करें कंप्लीट। यस सर। ओके चलो, तो अभी सेमी इलिप्टिकल स्प्रिंग में ही मेरा दूसरा टास्क जो होगा वो क्या होगा? वी हैव टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ डिफ्लेक्शन। डिफ्लेक्शन का वैल्यू फाइंड करना है। यहां क्या आ जाएगा आपका? डिफ्लेक्शन आ जाएगा। डिटरमाइन डिफ्लेक्शन इन लैमिनेटेड स्प्रिंग। ठीक है, बाकी सारी चीजें वैसी रहेंगी, बस इसमें थोड़ा सा चेंज आएगा। डिफ्लेक्शन क्या होता है सर? डिफ्लेक्शन होता है कि जब आप कोई बॉडी में या किसी स्प्रिंग पर कोई फोर्स लगाते हो, तो फोर्स लगाने पर आपका स्प्रिंग कितना नीचे या ऊपर अपना मोशन करता है, दैट इज कॉल्ड डिफ्लेक्शन। ओके सर। ठीक है, ओके सर। अभी मान लीजिए ये आपका स्ट्रिप है, ये आपकी स्ट्रिप है, इस आपका स्प्रिंग का ये मान लीजिए एक सिंगल स्ट्रिप है, और इस सिंगल स्ट्रिप पे मान लीजिए मैंने ये वाले दोनों कोने इसके फिक्स कर दिए है ना, और यहाँ मैं कहीं लोड लगा रहा हूँ W, तो क्या होगा? इट विल बी डिफ्लेक्ट। क्या होगा? ये इस तरीके से डिफ्लेक्ट हो जाएगा आपका, है ना? जिस तरीके डिफ्लेक्ट हो जाएगा ना आपका, तो दैट मूवमेंट, दैट वर्टिकल मूवमेंट ऑफ दिस स्प्रिंग, vertical movement of a spring is known as deflection due to loading. Due to loading. It is noted by H, small h. इसे हम यहाँ पर क्या करेंगे? स्मॉल h से डिनोट करेंगे। ठीक है, दिख रहा है सबको? ये वाला चाहो तो लिख लीजिए डेफिनेशन। वर्टिकल मूवमेंट ऑफ स्प्रिंग इज नोन एज डिफ्लेक्शन ड्यू टू लोडिंग। ड्यू टू लोडिंग, जो आप लोडिंग के थ्रू कर रहे हो वो क्या होगा? आपका डिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, तो अभी मैं इसी स्प्रिंग को थोड़ा सा यहां से इरेज कर देता हूं। मुझे जहां तक की जरूरत है वो चीज मुझे लेनी पड़ेगी इसमें, कि आपको डिफ्लेक्शन प्रॉपर्ली बताना पड़ेगा होते क्या है। देखिए, एक्चुअल में आपका ये जो स्प्रिंग है, आपका ये जो स्प्रिंग है, वो मान लीजिए कि मैं सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल स्ट्रिप का यूज कर लूं। ये मेरा मान लीजिए सिंगल स्ट्रिप है, ये मेरा मान लीजिए सिंगल स्ट्रिप है। ठीक है, दिख रहा है सबको? ये सिंगल स्ट्रिप है ये वाला। ठीक है, और डार्क कलर थोड़ा डार्क कलर। सिंगल स्ट्रिप है, मगर जैसे ही आप इस स्ट्रिप पे लोडिंग करोगे, क्या करोगे? इस पे लोड लगाओगे तो क्या होगा? इस तरीके की आर्क में अपना कन्वर्ट होगा, है ना? तो क्या होगा? ये आपका इस तरीके का आर्क में कन्वर्ट होगा। जिस तरीके कर्वेचर बनाएगा, दिख रहा है आपको कर्वेचर? ये कर्वेचर को मैं यदि एक सर्कल फॉर्म दे दूं,
नहीं नहीं सर अभी नहीं हुआ है, तो डे स्कॉलर्स के लिए अभी नहीं है, उनका भी हो जाएगा, बहुत जल्दी आ जाएगा। लेकिन तो ये लगभग इस तरीके का आपको शेप दिखाई देगा, ये वाला है स्प्रिंग पे ये डिफ्लेक्ट हुआ है, मगर मैंने क्या किया है, मैंने स्प्रिंग का बना दिया, मैंने क्या किया स्प्रिंग का एक सर्किल ड्रॉ कर दिया, ठीक है। तो हम जहां लोडिंग किया था सेंटर में लोडिंग किया है उनको सेंटर में, तो सेंटर लाइन ड्रॉ कर लो इसमें ऐसे करके, है ना। और इस सर्किल का, इस पूरे सर्किल का सेंटर पॉइंट क्या होगा, यहाँ कहीं होगा। ओके उमेश सिंह, बेटा अपना माइक जरा अनम्यूट कर लीजिए एक बार, हाँ म्यूट कर लीजिए, सॉरी। ओके, तो ये आपका क्या होगा, स्प्रिंग पहले इस पोजीशन में था, जैसे मैंने लोड डाला तो क्या हुआ, स्प्रिंग का पोजीशन ये हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि स्प्रिंग ने यहां से यहां तक जो मूवमेंट किया, यहां से जो वर्टिकल मूवमेंट किया, दैट वर्टिकल मूवमेंट, दैट वर्टिकल डिफ्लेक्शन इज नोन एज डिफ्लेक्शन ऑफ दिस लैमिनेटेड स्ट्रिप, ठीक है। इस लैमिनेटेड स्ट्रिप का जो एक पत्ती मैं यूज कर रहा हूं, इस पत्ती का जितना डिफ्लेक्शन होगा उतना ही डिफ्लेक्शन आपका इस कंप्लीटली स्प्रिंग का भी होगा। क्लियर है चीज, तो कि भाई यदि एक पत्ती इसमें डिफ्लेक्ट होगी तो सारी पत्तियां इक्वली उतनी ही डिफ्लेक्ट होंगी। ऐसा नहीं है कि मतलब एक पत्ती डिफ्लेक्ट की दूसरी नहीं होगी, सारी की सारी पत्तियां एक साथ डिफ्लेक्ट होंगी और इक्वली डिफ्लेक्ट होंगी। क्योंकि मैंने उस पर जो लोडिंग कर रखा है वो कंबाइंड लोडिंग है, वो लोडिंग आपका एक पत्ती पे नहीं कंबाइंड स्प्रिंग पे काम कर रहा है, ठीक है। अब मैं क्या किया, इस टोटल स्प्रिंग की जो आपकी स्ट्रिप है, इस स्ट्रिप का जो लेंथ है वो क्या था, एल लेंथ था, तो मैं इसे दो पार्ट में डिवाइड कर दूं, कोई दिक्कत नहीं होगी ना। L/2 लेता हूं, ये कर लिया मैंने L/2 और ये भी L/2, ठीक है। अब यहां मुझे एक चीज एज्यूम करनी है, और वो क्या एज्यूम करना है कि ये सपोज कीजिए कि इसका सेंटर है सर्किल का, तो इस सर्किल से ये जो स्प्रिंग का कर्व बना, स्प्रिंग का ये जो कर्व बना है, इस कर्व का कर्वेचर का वैल्यू, मतलब इसका जो रेडियस है वो मान लीजिए कैपिटल आर है। क्या है, कैपिटल आर, ठीक है। क्या है वो, कैपिटल आर है, ठीक है। तो उस हिसाब से यदि मैं बात करूं तो इस पूरे सर्किल का जो डायमीटर होगा वो क्या होगा, 2r होगा, क्या होगा, 2r होगा, जो मैंने लिखा है अभी वहां पर, ठीक है। तो यदि मैं इसे पॉइंट का नाम दूं, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, ये वाला डी पॉइंट है, ये वाला ई पॉइंट है यहाँ पर कहीं पे, ये ओ हो गया आपका, ठीक है। तो E से लेकर D तक का डिस्टेंस 2r हो गया, C से लेकर D तक का डिस्टेंस h हो गया, तो बचा हुआ E से लेकर ये पॉइंट E से लेकर C तक का डिस्टेंस जो होगा, मैं थोड़ा सा ऐसे इरेज कर लेता हूं यहां से ताकि मुझे इंडिकेट करने में दिक्कत ना आए। यहां तक का ये डिस्टेंस जो होगा वो क्या होगा, 2r माइनस h, ये चीज क्लियर है कि नहीं, ये डायग्राम सबको क्लियर है कि नहीं, मेरे को बता दो एक बार, यस और नो में आंसर दे दो कि ये डायग्राम जो मैंने अभी बनाया है, जिसमें आपका एल लेंथ की स्ट्रिप थी, जिसको मैंने डिफ्लेक्ट किया, मतलब लोड लगाया हुआ तो डिफ्लेक्ट हुई होगी, वो एच डिफ्लेक्ट हो गई। डिफ्लेक्ट होने के बाद इसमें जो आपका कर्व था वो ऐसा बना, ए डी बी वाला कर्व बना। इस ए डी बी वाले कर्व को मैंने कंप्लीटली एक इमेजिनरी सर्कल में ड्रॉ कर दिया। इमेजिनरी सर्कल है मेरा, कैसा सर्कल बन जाएगा यदि इससे बनाएंगे तो हम, और उस इमेजिनरी सर्कल की मैंने रेडियस मान ली क्या, कैपिटल आर मान ली। तो ये चीज समझ में आई या नहीं आप लोगों के, एक बार चैट बॉक्स में यस और नो लिख दो बेटा, जिसको नहीं आई उसको बता दूंगा दोबारा से। एनी डाउट,
ओके, ठीक ठीक है, चलिए। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, अब इससे करेंगे कंप्लीट डेरिवेशन। तो फ्रॉम कर्वेचर डायग्राम ऑफ अ स्ट्रिप, स्ट्रिप के कर्वेचर डायग्राम्स देखिए। बाय अप्लाइंग ज्योमेट्री रूल, ये रूल आपने शायद हाई स्कूल में पढ़ा होगा, जीवा का नियम। तो जीवा का नियम कहता है कि यदि मैं इन दोनों सर्कल में यदि मैं कोई एक लाइन ड्रॉ करता हूं सेंटर से हटके कहीं पर भी, तो उस लाइन का हाफ पार्ट दोनों साइड का मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो वो बड़ी वाली आपका रेडियस वाली जो जीवा लाइन है उसके दोनों पार्ट के मल्टीप्लाई के इक्वल होगा। इसका मतलब मैं लिख सकता हूं यहाँ पर कि यदि मैं बोलूं आपसे कि ए सी इंटू बी सी किया जाए, AC इंटू BC किया जाए, तो इट विल बी इक्वल टू EC इंटू CD, वो EC इंटू CD के इक्वल होगा। ठीक है, ये चीज आपको ज्योमेट्री रूल से याद रखनी पड़ेगी कि ज्योमेट्री रूल ये होता है कि यदि मैं जीवा के दोनों पार्ट को मल्टीप्लाई करूं, तो दूसरे जो जीवा से काट रही, जो लाइन से काट रही है, उसके भी दोनों पार्ट का मल्टीप्लाई करने पर वो दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, ये एक रूल है जो कि ज्योमेट्री से लिया हुआ है। तो यहाँ पर AC का वैल्यू क्या होगा, AC का वैल्यू क्या होगा L/2, BC का वैल्यू क्या होगा L/2, ठीक है, इक्वल टू EC का वैल्यू क्या होगा, E से C तक का वैल्यू जो भी निकाला मैंने, यहाँ पर आपका पॉइंट E है, यहाँ पॉइंट आपका C है, तो क्या होगा 2R माइनस H, ठीक है, इनटू CD का वैल्यू क्या होगा, C मतलब C वाला पॉइंट, D मतलब ये वाला पॉइंट, तो इनका क्या होगा डिफरेंशियल के इक्वल होगा, इट विल बी H। अब आप इसे सॉल्व कीजिए, इट विल बी L²/4 इक्वल टू 2RH माइनस H², 2RH माइनस H², ठीक है। तो ये H² मतलब देखिए स्प्रिंग जो आपकी होती है, जब उस पर लोडिंग करते हैं तो उसमें चेंज बहुत कम आता है ना। तो इस H² वाले टर्म को हम क्या करेंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो नेग्लेक्ट द H² टर्म, H² को मैं 0 के इक्वल रख दूंगा, ठीक है। तो मेरे पास क्या बनेगा, ये वाला टर्म क्या होगा, मैंने नेग्लेक्ट कर दिया ये वाला टर्म, इट विल बी 2RH इक्वल टू L²/4। तो इसे आप सॉल्व करोगे तो यहां से आपका आ जाएगा H इक्वल टू L²/8R, ठीक है। एक क्वेश्चन आपका ये बनेगा, ठीक है। दूसरा हो सकता है कि और या कह सकते हो कि आप यहां से R का वैल्यू निकालो, तो R विल बी इक्वल टू L²/8H, यहां से R का या H का वैल्यू आपको पूछ सकता है। तो H क्या है, H आपका डिफ्लेक्शन है, और ये क्या है आपका R क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। मगर अभी ये यहीं तक कंप्लीट नहीं होता है, ये अभी यहीं तक कंप्लीट नहीं होता है, इसको हमें और भी सॉल्व करना है, ठीक है। अभी इसे और भी सॉल्व करना है हमें, तो मैं ये वाला मिटा देता हूं अभी, इसे आप नोट कर लिया हो आपने शायद, नहीं क्या हो तो यहाँ आपको दिखाई दे रहा है, वो चीज है, अलग से कुछ नहीं है बेटा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ मैं दोबारा से अप्लाई करूंगा अपना जो रूल था आपका बेंडिंग इक्वेशन, वही वाला फॉर्मूला। तो नाउ
फ्रॉम बेंडिंग इक्वेशन अगेन मैं बेंडिंग इक्वेशन यूज करूंगा, तो क्या थी मेरी m अपॉन आई एफ वी अपॉन वाई ई अपॉन आर। ठीक है, तो एफ वी अपॉन वाई वाई वाला टर्म जो है वो पहले ऑलरेडी यूज कर चुका हूं, कहां पर, स्ट्रेस की वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो मैं एफ वी अपॉन वाई का टर्म यूज नहीं करूंगा, मैं क्या यूज करूंगा यहाँ पर, सबको दिख रहा है आने वाला जो मैं लिखा है, वो अभी मैंने लिखा है जो सर दिख रहा है ना, थोड़ा शॉर्ट हो रहा है सर। यस सर, ठीक। दिखाई दे गया ना? यस सर। ओके, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसमें से एफ बी अपॉन वाई वाला टर्म जो है वो नहीं यूज करूंगा, तो क्या यूज करूंगा, देन एम अपॉन आई इक्वल टू ई अपॉन आर। मैं ये अप्लाई करूंगा, तो यहाँ पर मुझे जो फाइंड करना है वो एच की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पर एच की वैल्यू फाइंड करने के लिए मेरे पास ये आर के टर्म में वैल्यू है, तो यदि मैं यहाँ पर आर की वैल्यू ये वाली लिख दूं, आर की वैल्यू ये वाली जो आर है यहाँ पर है, ये वाली आप आर देख लो यहाँ पर ई अपॉन आर, इसमें ये वाली आर की वैल्यू मैं यहाँ से रख देता हूँ, तो मुझे जो वैल्यू चाहिए थी वो एच के टर्म में कहीं कहीं मिल जाएगी। ठीक है, तो आगे फ्रॉम बेंडिंग इक्वेशन मैं क्या करूंगा, r इक्वल टू दूंगा, r इक्वल टू ये r मेरा ऊपर आ जाएगा, r इक्वल टू ई आई अपॉन एम, r इक्वल टू ई आई अपॉन एम हो जाएगा इसी वाली इक्वेशन से। तो बता दो मेरे को एक बार, r इक्वल टू ई आई अपॉन एम हो जाएगा, किसी को दिक्कत हो मेरे को बता दो एक बार। नहीं है ना, क्लियर है बेटा, नो डाउट, ठीक। ओके, तो यहाँ पर r की वैल्यू जो आपकी थी l स्क्वायर अपॉन 8h, ये दिया मैंने l स्क्वायर अपॉन 8h, ओके, इक्वल टू e की वैल्यू कांस्टेंट रखी है, e तो आपको कांस्टेंट होता ही है, यंग्स मॉडुलस की वैल्यू होती है। i की वैल्यू अगेन जो आपने रखी थी पहले वही रखनी है, क्या होती है, b t q अपॉन 12 अपॉन, और n का वैल्यू क्या था भैया, n का वैल्यू क्या था, n का वैल्यू था आपका WL/4n। ओके, इसे करना है सॉल्व। तो यहां पर अगेन ये 4 से गया 3 टाइम, ठीक है ना, तो ये अंदर वाले टर्म अंदर मल्टीप्लाई कर लो, बाहर वाले टर्म बाहर मल्टीप्लाई कर लो, पहले वाला काम कर लो चाहो, ठीक है, इधर ही। तो ये आपका हो जाएगा l स्क्वायर अपॉन 8h इक्वल टू ई एन बी टी क्यू, ये n आपको पड़ जाएगा ना, तो ई एन बी टी क्यू अपॉन ये 3 रह जाएगा 3WL। अब इसे सॉल्व करना है, तो ये h के टर्म में निकालना है आपको वैल्यू, तो इसे आप मल्टीप्लाई कर दो इधर, इसे ले आओ इधर, ये आपको हो जाएगा 3WLQ इक्वल टू 8ENBTQ, तो यहां से इंटू h, ये वाला h भी है ना, इंटू h। तो अब h का टर्म निकालना, तो h क्या होगा आपका, h हो जाएगा h इक्वल टू 3/8 WLQ अपॉन ENBTQ। That is the equation which is used to find out the value of deflection in semi-elliptical spring, semi-elliptical leaf spring, semi-elliptical leaf spring। तो ये आपको क्या होगा, डिफ्लेक्शन इन
सेमी इलिप्टिकल लीफ स्प्रिंग। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 मान लो इसे, पहला आपने 1 माना था, इसे आप 2 मान लो। तो आपको ये डेरिवेशन आएंगे करने के लिए, यदि आते हैं कहीं पे तो, या फिर इनके फॉर्मूले कहीं पूछे जाएंगे और इन्हीं के फॉर्मूले के बेस्ड आपका न्यूमेरिकल होगा। ठीक है, इन्हीं फॉर्मूलों के बेस्ड आपका न्यूमेरिकल होगा बेटा, ये आप याद रखिएगा। हेलो सर। हाँ हेलो। अरे हाँ, सर बोलो बेटा। सर इसकी पीडीएफ भेज देना सर। पीडीएफ में भेज दूंगा, मगर पीडीएफ में इस तरीके से एक्सप्लेन नहीं किया हुआ है, तो आप इसका यूट्यूब, मतलब आप चाहो तो इस पर मैं इसी वीडियो को यूट्यूब पे डाल दूंगा, या आपके पास रिकॉर्ड इसका रहेगा ही, तो दोनों तरीके से आप इसका यूज कर सकते हैं। सर इसी वीडियो को डाल देना तो। हाँ, इसी वीडियो को डाल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ओके सर। तो ये दोनों डेरिवेशन कंप्लीट हुए आपके। यस सर। ठीक है, तो मैं ऐसे रेस्ट करूं, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे पहले एक बार। ले लिया सर, ले लिया। चलिए ठीक है, अच्छा है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया इसका। तो नेक्स्ट आपका इसी में आता है क्वार्टर इलिप्टिकल लीफ स्प्रिंग। तो क्वार्टर इलिप्टिकल लीफ स्प्रिंग का डेरिवेशन भी हम अभी कर देंगे, आज ही कर देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आज ही कर देंगे। नेक्स्ट क्लास मेरा जो है कितने बजे से है अभी, उसमें कर दूंगा मैं। ठीक है, अब उसमें करना क्या है समझ लो एक बार थोड़ा सा, ताकि आपको एक आध न्यूमेरिकल भी उसमें हो जाए, दिक्कत ना हो इसलिए। क्वार्टर इलिप्टिकल में आपका ये स्प्रिंग है वो हाफ हो जाएगा। हाँ, ये जो आपका सेमी इलिप्टिकल स्प्रिंग है, ये इसका भी हाफ हो जाएगा। जब ये हाफ होगा तो वो कैसे वर्क करेगा वो देख लीजिए एक बार। डिटरमाइन बेंडिंग स्ट्रेस या स्ट्रेस इंड्यूस्ड, बेंडिंग स्ट्रेस बोल सकता है इसको, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, बेंडिंग स्ट्रेस भी बोल सकता है इसे, स्ट्रेस इंड्यूस्ड इन लैमिनेटेड स्प्रिंग। ठीक है, किसके लिए? फॉर क्वार्टर इलिप्टिकल लैमिनेटेड स्प्रिंग। तो इसका होता कैसा डायग्राम वो देख लीजिए एक बार। डायग्राम दिखाई दे रहा है आपको? क्वार्टर इलिप्टिकल हेलिकल स्प्रिंग आपका ये है यहाँ पर। ठीक है, तो ये डायग्राम देख रहे हो सब लोग,
डायग्राम में बस चेंज इतना है कि उसमें आपका कंप्लीट स्प्रिंग था, है ना, उसको मैंने हाफ कर दिया है, तो लेंथ उतना ही मानेंगे हम, उसका एल लेंथ ही मानेंगे, और उसमें जो लोड अप्लाई कर रहे हैं डब्ल्यू, वो डब्ल्यू लोड ही मानेंगे, वही होगा, अलग से कुछ नहीं होगा उसमें, ठीक है ना। बस इससे हमें एनालिसिस करना है। जो आपका स्ट्रिप है, उस स्ट्रिप का हम लोग विड्थ और थिकनेस वही सेम मानेंगे, उसमें कोई चेंज नहीं है। बस अब ये एक चीज याद रखिएगा कि जो हमारी सेमी इलिप्टिकल लीफ स्प्रिंग थी, है ना, मैंने आपको ठीक है, तो सेमी इलिप्टिकल लीफ स्प्रिंग आपकी जो थी, उसमें वो आपका काम कर रहा था किस तरीके से, एज लाइक अ simple supported beam, but in case of quarter elliptical spring it will be work as a, कैसे काम करेगी ये, बताओ एक बार, कोई बताओ सोच के इसको कि ये कैसा काम करेगी, कौन सी बीम की तरह दिख रही है आपको ये, बताओ बेटा, ये कैसा बीम दिखाई दे रहा है आपको, सोच के बताइए एक बार बेटा कि ये किस तरीके का बीम बन के आ रहा है। अंकित, कृष्णकांत, हाँ बताओ बेटा। कैंटिलीवर बीम। वेरी गुड, वेरी गुड। तो it is work as like a cantilever beam so that we can easily find out the value of bending moment like a cantilever beam। कैंटिलीवर बीम में आपको बेंडिंग मोमेंट कैसे निकालते हैं, उसी तरीके से हम इसका यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट फाइंड कर लेंगे, और उसी को हम बेंडिंग इक्वेशन जो फॉर्मूला हमारा था उसमें उसे अप्लाई करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। अभी मैं नेक्स्ट लेक्चर के लिए फिर आपको आऊंगा इसी पे, ठीक है। थैंक यू।